Hello friends, welcome to our third video of accounting terminologies. गाइस हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स जो अकाउंटिंग के मेन टर्म्स होते हैं वो हम लोग ने अब मेरे जो पहले के दो वीडियोस है उसमें पढ़ लिए, लेकिन अभी भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो टर्म्स आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइबिलिटी टाइप, उसके लाइबिलिटी के टाइप्स, जर्नल, लेजर, पोस्टिंग क्या होता है, एडवर्टीजमेंट तो आपको पता है, लीज होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, लाइव स्टॉक, नेट इनकम, ये सारे जो टर्म्स हैं आज हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट टर्म दैट इज़ लायबिलिटी। गाइस व्हाट इज़ लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होती है? मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। लायबिलिटी मीन्स कर्जा, जो हमारे पर कर्जा रहता है वही उसको इंग्लिश में लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी इज समथिंग दैट इज़ बोरोड फ्रॉम, ओड टू और ऑब्लिगेटेड टू समवन एल्स। इट कैन बी रियल, एग्जाम्पल अ बिल दैट नीड्स टू बी पेड। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कोई भी बिल हो, अगर वो हम लोग को पे करना बाकी है तो वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी मतलब आप समझ गए होंगे अभी। अब लायबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहला फिक्स्ड लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी एंड थर्ड इज़ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो हम लोग वन बाय वन सबको समझेंगे। पहला है व्हाट इज़ फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है? A fixed liability is a debt, bond, mortgage or loan that is payable over a term exceeding 1 year. Such debt are better known as a non-current liability or long-term liability. Debt are liability ड्यू विद इन 1 ईयर नोन एज करेंट लाइबिलिटी। गाइज ये जो फिक्स लाइबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी होती है जो हमारे ऊपर, जैसे हम लोग ने कोई लोन ले लिया, वो क्या रहती है, वो मतलब 1 साल से ज़्यादा वो जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर रहती है, तो वो उस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे? वो हमारी फिक्स लाइबिलिटी हो जाती है कि हम लोग को ये हर महीने में, मतलब जैसे हम लोग को लोन पे करना रहता है, लोन का जो भी इंटरेस्ट आता है तो जो अमाउंट रहता है वो हम लोग को पे करना रहता है, तो वो हमारी क्या हो गई? हमारे ऊपर फिक्स लाइबिलिटी हो गई। नाउ करेंट लाइबिलिटी। द करेंट लाइबिलिटी आर अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। गाइस ये जो टर्म है उससे ही समझ में आ जा रहा है, जो लाइबिलिटी वो करेंट की है, मतलब ये जो लाइबिलिटी रहेगी वो विद इन 1 ईयर वो लाइबिलिटी रहती है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी होती है उसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और फिक्स लाइबिलिटी जो रहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, जो 1 साल से ज़्यादा होती है। Now we are going to learn about the next liability, that is contingent liability. Guys contingent liability आपको पता है ये क्या होती है? A contingent liability is a liability or a potential loss that may occur in the future depending on the outcomes of a specific event. Potential lawsuits, product warranties and pending investigations are some example of the contingent liability. Guys ये contingent liability ये ऐसी liability होती है जिसका कोई मतलब हम बोल नहीं सकते कि वो लाइबिलिटी हमारे ऊपर आएगी या नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा कोई केस चल रहा है कोर्ट में, किसी ने मतलब हमारी कंपनी पे केस कर दिया था, तो अगर वो केस ऐसा है कि अगर वो केस हम हार जाते हैं तो हमें उस पर एज अ कंपनसेशन हम लोग को उसको पे करना पड़ेगा। तो ये हो भी सकता है, हमें पे करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। तो ये लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कंटिजेंट होगी। ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें पता है ना, हम क्लियर नहीं है कि हमें वो पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर या नहीं, तो वो लायबिलिटी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? कंटिजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और पोटेंशियल लॉसूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज़, ये सब क्या एग्जांपल्स है कंटिजेंट लायबिलिटी के। आई होप आप लोग को ये लायबिलिटीज़ के मतलब समझ में आ गए होंगे तीनों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड है वो क्या है? जर्नल। गाइस आप लोग को जर्नल मालूम होगा। जर्नल एक अकाउंट की बुक होती है जिसमें और जितने भी ट्रांजैक्शन रहते हैं वो हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं उसमें।
अ जर्नल इज़ अ डिटेल्ड अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये एक डिटेल अकाउंट होता है, अकाउंट बुक होता है जिसमें हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देन उसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी पोस्टिंग क्या होती है। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ जर्नल। टू बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर reconciling of account and transfer of information to other official accounting records such as the journal ledger। मैंने अभी आपको बताया पहले जर्नल में हम लोग पोस्टिंग करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको लेजर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं कंपनी में या भी कोई भी बिजनेस में तो पहले वो क्या करते हैं एक जर्नल में क्या करते हैं उसकी एंट्री करते हैं, देन उसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अभी जैसे हम लोग अभी पहले क्या करते हैं रफ में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी फेयर नोटबुक में बनाते थे, ऐसा हम लोग पहले स्कूल टाइम में करते थे। तो उसी की तरह सेम पहले जर्नल में पोस्टिंग होती है, देन उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सबको लेजर में पोस्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेल्स जर्नल टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल। देखो एक सेल्स जर्नल होता है, परचेस जर्नल होता है, कैश रिसिप्ट जर्नल, कैश रिसिप्ट, ये सब में क्या रहता है जो सेल्स जर्नल रहता है वो किसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए, जो क्रेडिट में सेल करते हैं हम लोग, सेल मतलब क्रेडिट में उधार में जो बेचते हैं वो सेल्स जर्नल में लिखते हैं। परचेस जर्नल टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेस। परचेस जर्नल क्यों बनाते हैं ताकि हम जो भी क्रेडिट में परचेस किया हमने उसका रिकॉर्ड रख सके। कैश रिसिप्ट जर्नल टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट, मतलब कितना कैश आया है उसका वो सब उसका भी रिकॉर्ड रखने के लिए कैश रिसिप्ट जर्नल होता है। कैश डिसबर्समेंट जर्नल टू रिकॉर्ड ऑल कैश पेमेंट, और जितने भी हम लोग ने कैश में पेमेंट किया है उसका भी अलग से एक जर्नल रहता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एंड अ जर्नल टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज एंड एनी अदर एंट्रीज दैट डू नॉट फिट इन वन ऑफ द स्पेशल जर्नल। अगर कोई ऐसी एंट्रीज है जिसको कोई एक स्पेशल पार्टिकुलर उसका जर्नल नहीं बना है तो उसके लिए एक जर्नल रहता है जिसमें हम लोग सारी एंट्रीज उसमें एडजस्ट करते हैं। तो ये सारे मतलब जर्नल के टाइप्स थे। तो आई होप आपको जर्नल समझ में आ गया होगा। नाउ लेजर एन अकाउंटिंग लेजर इज एन अकाउंट और रिकॉर्ड यूज टू स्टोर बुक कीपिंग एंट्रीज फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको बताया था पहले जर्नल में जो भी रहता है वो उसमें करते हैं, देन उसके बाद लेजर में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अकाउंटिंग लेजर जर्नल एंट्रीज कैन इंक्लूड अकाउंट लाइक कैश अकाउंट, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस एंड कस्टमर डिपॉजिट। ये सारे जो अकाउंट्स रहते हैं वो लेजर के हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज लेजर। नाउ वी आर गोइंग टू learn about the posting, the act of transferring an entry or item from a book of original entry to the proper accounting in a ledger। पोस्टिंग क्या होती है गाइस? पोस्टिंग वो होती है जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका जो भी रिकॉर्ड हम लोग करते हैं उसको दूसरी ओरिजिनल बुक में अकाउंट के उसमें ट्रांसफ़र करना ही क्या होता है पोस्टिंग उसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन परचेस ऑन अ क्रेडिट बेसिस, अगर कोई पर्सन है वो क्रेडिट में परचेस कर रहा है देन द ट्रांजैक्शन इज़ पोस्टेड इन द, तो वो जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो किस में हम लोग पोस्ट करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, ठीक है। और एंड परचेस अकाउंट, ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। आपको समझ में आया? अगर कुछ भी हम परचेस कर रहे हैं क्रेडिट में तो वो जो उसका ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग होगा वो हम लोग कौन से अकाउंट में करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट में, और दूसरा परचेस अकाउंट में। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दी आवर अदर टर्म दैट इज़ एडवर्टीज़मेंट। गाइस ये तो हमारे जैसे लाइफ का हिस्सा ही बन गया है, जहाँ देखो वहाँ एडवर्टीज़मेंट करते रहते हैं। कोई अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करता है, कोई क्या बेचने की कोशिश करता है, कोई टीवीज़ में देखो इतने सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट आपको तो पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ एन इंडस्ट्री यूज टू कॉल द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू समथिंग टाइपिकली अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब वो लोग का मेन अटेंशन क्या रहता है ताकि वो जो भी पब्लिक है उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ
वो लोग को अटेंशन मतलब अपने तरफ खींच सके। द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन in with a product, brand or service is promoted to a viewership in order to attract interest, engagement and sales। मतलब अपने ब्रांड और सर्विस को प्रोमोट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट पार्टिकुलर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और सबको ज़्यादा मतलब जितने भी पब्लिक है सबको उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मालूम चले। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपना एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं। एडवर्टीज़मेंट एक टूल की तरह काम करता है बिज़नेस के लिए, ताकि जब उनकी जो प्रोडक्ट की अगर ज़्यादा ब्रांडिंग होगी, ज़्यादा लोग उनके बारे में जानेंगे तो उनका सेल ज़्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो भी बिज़नेस रहते हैं बिज़नेस मैन वो सब क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की ताकि वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर उनको इंटरनेशनल लेवल तक जाना है मतलब और अदर कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो वो लोग को एडवर्टीज़मेंट करवाना ज़रूरी होता है ताकि वो आगे बढ़ सके। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी लीज होल्ड प्रीमिसेस एंड फ्री होल्ड प्रीमिसेस, दैट इज़ प्रॉपर्टी जो लीज पे होती है और फ्री पे होती है। अब हम लोग एक वन बाय वन समझेंगे व्हाट इज़ लीज होल्ड प्रीमिसेस। द स्टेट ओन्स द लैंड which is leased to the owner for a set period of time। मतलब हमने जैसे कोई भी जैसे हमने कोई घर लिया है किराए पर फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड 10 साल 20 साल, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उतने समय के लिए वो हमारी हो जाती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रीमिसेस वो एज अ बैलेंस शीट में हम लोग उसको शो करेंगे। एंड ओनर्स देखो दूसरा डेफिनेशन है, ओनर्स मस्ट पे टू एक्सटेंड द लीज एट द कंक्लूजन ऑफ द टर्म। नाउ फ्री होल्ड प्रीमिसेस, द लैंड बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टी ओनर, द टर्म ऑफ ओनरशिप इज इंडेफिनिट। ना गाइस जैसा लीज होल्ड प्रीमिसेस था उसका जस्ट अपोजिट फ्री होल्ड प्रीमिसेस है। ये जो होता है प्रॉपर्टी ये प्रीमिसेस ये क्या होता है, वो उस मतलब जैसे मैंने ये फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिया है तो ये मतलब मेरे नाम पे है तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो। लेकिन जो लीज होल्ड रहती है वो उतने पार्टिकुलर समय के लिए हमारी होती है जितने का हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं 10 साल 20 साल, उसके बाद लेकिन वो जो प्रॉपर्टी रहती है वो उसी की रहती है। बट फ्री होल्ड जो प्रीमिसेस रहता है वो खुद के नाम पे होता है, मतलब हमारे नाम पे होता है। अगर हमारी प्रॉपर्टी है हमने ख़रीदी है तो वो क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ लाइफ स्टॉक। अब आप सोचोगे लाइफ स्टॉक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लाइफ स्टॉक आर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल रेज्ड इन एन एग्रीकल्चर सेटिंग टू प्रोवाइड लेबर एंड प्रोड्यूस कमोडिटीज़ सच एज मीट एग्स मिल्क फर लेदर एंड वुल। लाइफ स्टॉक भी क्या है, एक असेट है। अब आप बोलोगे वो असेट कैसे हुआ, तो देखो जैसे किसी भी हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल नहीं, हम उसका एग्जांपल लेते हैं तबेले में। देखो जैसे भैंस गाय रहती हैं, वो लोग क्या करती हैं, दूध देती है, वो दूध देती है और दूध क्या करता है, वो जो ओनर रहता है उसका वो उसको सेल करता है और सेल करता है तो वो उससे पैसे कमाता है, तो उससे उसकी एक टाइप की इनकम होती है। तो इसीलिए वो जो बफेलो है वो उसके लिए क्या है, असेट है। अगर कोई भी चीज़ जिससे उसके ओनर को प्रॉफिट मिल रहा है, इनकम आ रही है, तो वो उसके लिए क्या होगा, असेट होगा। एंड अगर उसको कोई लॉस हो रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, वो पर्सनल यूज़ उससे उस पर हमारे मोबाइल फ़ोन पे अगर कोई पर्सनल काम के लिए आते हैं, मतलब हम जैसे ओनर हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन से पर्सनल काम के लिए फ़ोन्स आते हैं, वो मतलब बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होते, तो वो जो मोबाइल फ़ोन होगा वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखें, अगर उस पर कस्टमर्स के कॉल आते हैं, उनसे वो मतलब जो भी हमारा काम रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी इनकम आता है, मतलब कस्टमर आएंगे हमारे पास तभी हमारी इनकम होगी। तो अगर उस पर कॉल्स आते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो जो मोबाइल फ़ोन होगा वो हमारे लिए असेट होगा, अदरवाइज़ वो हमारे लिए वो लायबिलिटी होगी क्योंकि उसका हमें क्या करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा और ये सब, तो इसीलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी। लेकिन ये जो मैंने अभी बफेलो का एग्जांपल दिया, इसीलिए वो क्या है, ओनर के लिए असेट है।
तो जैसा कि मैं अभी हम लोग क्या लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइव स्टॉक जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या है, लाइव स्टॉक है, ठीक है। और एग्जांपल मीट, एग्स, मिल्क, फर, लेदर, ये वूल, ये सब क्या है, लाइव स्टॉक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ लाइव स्टॉक। नाउ नेट इनकम, इनकम से तो आपको समझ में ही आ गया होगा, लेकिन ये नेट इनकम क्या होता है तो देखते हैं हम लोग। इन कॉमर्स नेट इनकम इज़ व्हाट द बिजनेस हैज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी एंड वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स एंड टैक्सेस। गाइस नेट इनकम वो होता है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस मतलब खर्चे होते हैं, उसमें से जो भी हमारी जो इनकम आती है, हमारे पास जितने भी पैसे आते हैं उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो हमारी क्या होती है, नेट इनकम होती है। फॉर एन इंडिविजुअल नेट इनकम इज़ द टेक होम मनी आफ्टर डिडक्शन फॉर टैक्सेस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नेट इनकम क्या होगी, वो जितने भी मनी घर पे मतलब पैसा जितना भी घर पे ला रहा है उसमें से उसका टैक्स माइनस करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, ये सब जो भी उसके अदर एक्सपेंसेस है वो सब माइनस करने के बाद जो भी उसके पास अमाउंट बचेगा वो होती है नेट इनकम। अगर बिज़नेस का एग्जांपल ले तो उसको बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें उसको रॉ मटेरियल्स ख़रीदने होते हैं, सैलरी देनी होती है और बहुत सी अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसके पास पार्टिकुलर जितना भी अमाउंट बचता है तो उसको क्या करता है, सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो उसकी क्या होगी, नेट इनकम होगी, जो उसका प्रॉफिट भी कहलाता है। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्रीपेड इनकम। गाइस प्रीपेड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपेड मतलब पहले से ही पेड कर दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो भी एक्सपेंस है उसको पहले से पेड कर दिया है। और प्रीपेड इनकम मतलब जो इनकम है वो हमारे पास पहले से ही आ गई है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आर फ्यूचर एक्सपेंस दैट आर पेड इन एडवांस। जो भी ये क्या एक्सपेंस होता है, फ्यूचर एक्सपेंस होता है जिसको हम लोग ने एडवांस में ही पे कर दिया है, पहले से ही उसको पे कर दिया। सच एज रेंट और इंश्योरेंस, जैसे अभी कोई रहता है वो 2-3 महीने का रेंट, अगर वो रेंट पे है तो 2-3 महीने का रेंट पहले से ही दे देता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। ऑन दी अदर बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज एन असेट। देखो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है, एक असेट साइड होती है। जो प्रीपेड एक्सपेंस है हम लोग ने पहले से ही उसको पे कर दिया है तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो असेट हो जाएगा। और अगर देखो यहाँ पे ऑन दी अदर जो बैलेंस शीट के जो प्रीपेड एक्सपेंस रहता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, असेट साइड में। मैंने अभी बताया एज द बेनिफिट ऑफ द असेट्स आर रियलाइज्ड ओवर टाइम द अमाउंट इज देन रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। Now prepaid income. Prepaid income is funds received from a customer prior to the provision of goods or services. The prepaid income concept is usually seen in businesses that require prepayment for the manufacture of custom goods. देखो प्रीपेड इनकम मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्या होता है, जो भी फंड रिसीव किया रहता है फ्रॉम द कस्टमर से जो भी फंड पहले से ही रिसीव कर लिया जाता है फॉर अ पार्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, वो इनकम क्या होगी, प्रीपेड इनकम होगी कंपनी के लिए, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी कस्टमर को किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ख़रीदना है तो वो पहले से ही अगर एडवांस पेमेंट कर देता है तो एडवांस पेमेंट को ही क्या बोलते हैं, प्रीपेड इनकम बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम के बीच का डिफरेंस। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, प्रीपेड मतलब हम लोग को पहले ही मिल गया था, लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पे करना बाकी है एंड आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब जो पैसा है वो रिसीव करना बाकी है। तो एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज़ ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है मतलब उसको पेमेंट करना है लेकिन अभी वो पेड नहीं हुआ है। दिस एक्सपेंस बिकम्स आउटस्टैंडिंग टू द कंपनी व्हेन दिस हैज़ टेकन द बेनिफिट बट द रिलेटेड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड। जैसे कोई भी कंपनी का मतलब जो अगर वो
लीज पे लेता है तो उसकी जो रेंट रहती है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो उसको पे करना है लेकिन उसने अभी पेड नहीं किया है, तो वो जो एक्सपेंस हो जाएगा वो एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको शो करेंगे। नाउ outstanding income is defined as that income that is due to be received but hasn't yet been received। और एग्जांपल, हम लोग एक ट्यूशन पढ़ाते हैं और उसका जो पार्टिकुलर स्टूडेंट है उसका मतलब मंथ हो गया है और उसको मतलब फ़ीस हम लोग को देनी है, बट वो अभी उसने दिया नहीं है, तो मतलब वो पैसा रिसीव करना बाकी है, इसीलिए वो क्या है, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम है। दूसरा एग्जांपल देखो, इफ़ अ लोन of ₹1 lakh has been given at the rate 12% PA and interest is payable monthly। देखो हम लोग ने कुछ लोन दिया है 1 लाख का 12% पे 12% पर मंथ पर एनम सॉरी, एंड इंटरेस्ट इज़ पेबल मंथली, और उसका जो इंटरेस्ट है वो मंथली पेबल मतलब पेमेंट उसको करना है। इफ़ इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इज़ रुपीज़, अगर इंटरेस्ट 1 महीने का 1000 रुपये होता है, वो हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस, वो बिजनेस ने क्या किया, रिसीव नहीं किया है, तो द इनकम विल बी अर्नड एज एन आउटस्टैंडिंग इनकम। तो वो जो इनकम होगा वो क्या होगा, एज अ आउटस्टैंडिंग इनकम, वो अपने बैलेंस शीट में क्या करेगा, शो करेगा। एंड since interest has become due but it has not yet been received by the business, वो लोन का जो भी रहेगा इंटरेस्ट वो उसका ड्यू हो गया है बट उसने अभी रिसीव नहीं किया है, इसीलिए वो क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है एंड प्रीपेड मतलब पहले से ही कर दिया। तो अगर प्रीपेड इनकम रहा तो पहले से ही रिसीव कर लिया है, प्रीपेड एक्सपेंस रहा तो पहले से ही पे कर दिया है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो है वो पे करना बाकी है, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा रिसीव करना बाकी है। आई थिंक आप लोग को अब ये चारों पता अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम डीपली एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने इसका। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं मेरा ये वीडियो कैसे मैंने मतलब अच्छे एकदम डीपली एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। गाइस, परचेस रिटर्न मतलब हम परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं एंड सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रख लो क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट में ये काम आने वाला है। तो सॉरी, a purchase return occurs is when the buyer of merchandise, inventory, fixed asset or other item sends these goods back to the सेलर। अगर वो हमने जैसे कोई भी हमने कुछ सामान परचेस किया है बट उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती है, जैसे कि प्रोडक्ट ख़राब है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो जो हम लोग ने गुड्स और प्रोडक्ट या फिर कुछ भी परचेस किया है उसको हम लोग जो रिटर्न देते हैं वो होता है परचेस रिटर्न। एंड नाउ सेल्स रिटर्न। A sales return is when a customer or client sends a product back to the seller। मतलब अगर सेल्स रिटर्न क्या होता है, जब कस्टमर या फिर क्लाइंट कोई भी वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलर को वापस कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न होगा। अ कस्टमर में रिटर्न एन आइटम फॉर सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्या कस्टमर क्यों वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है, जैसे कि एक्सेस क्वांटिटी या फिर गुड्स का ख़राब होना। कस्टमर में हैव ऑर्डर्ड मोर आइटम्स दैन दे नीड, या तो फिर मतलब वो जितना उसको मतलब ऑर्डर करना था उससे ज़्यादा उसने ऑर्डर कर लिया है, या फिर और अ कंपनी में हैव एक्सीडेंटली सेंड एडिशनल प्रोडक्ट, या फिर एक्सीडेंट मतलब गलती से उसने कुछ और प्रोडक्ट सेंड कर दिया हो। तो ये सब रीज़न की वजह से कस्टमर्स क्या करते हैं और वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। व्हाट इज़ परचेस रिटर्न? परचेस किया हुआ मतलब परचेस किया हुआ जब रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न होता है, और सेल बेचा हुआ जब हमारे पास रिटर्न आता है तो वो कंपनी के लिए सेल्स रिटर्न होता है। तो ये परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये दोनों, परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। आउटवर्ड मतलब समझ लो हमने परचेस किया था और वो जो प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने वापस भेजा, आउट किया, मतलब अपने पास से आउट किया, तो वो रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। अगर आप लोग को ध्यान में रखना है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। और सेल्स
सेल्स रिटर्न जो हमने अपना पार्टिकुलर प्रोडक्ट बेचा था वो आया है हमारे पास, इसलिए इन हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होकर यहाँ पर आया है इसलिए रिटर्न इनवर्ड। परचेस रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, एंड सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। गाइस इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं और मार्क्स भी कट सकते हैं आपके। और अगर आपको मार्क्स बचाना है तो आपको तो फिर अच्छे से ध्यान से पढ़ना ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है इंश्योर्ड गुड्स। गाइस आप लोग को इंश्योरेंस के बारे में तो मालूम ही होगा, बहुत सारे पॉलिसीज़ आती है इंश्योरेंस की, तो ये सब तो ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, इंश्योर्ड गुड्स, गुड्स का भी मतलब कंपनीज़ में बहुत सारे गोडाउंस में प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं, गुड्स पड़े रहते हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर जैसे कोई कंपनी में आपने सुना होगा बहुत आग लग जाती है, तो ये सब जो भी इंसिडेंट है, ये सब से बचने के लिए क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो रहते हैं वो अपने गुड्स का, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकलवाते हैं। तो ये जो अगर गुड्स का इंश्योरेंस निकला है तो वो इंश्योर्ड गुड्स होता है, और जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट का गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाला जाता है वो अनइंश्योर्ड गुड्स होता है। यही दोनों डिफरेंस मेरे को बताना था आपको। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, विथ गुड्स इंश्योरेंस यू आर इंश्योर्ड अगेंस्ट डैमेज टू योर गुड्स। इन्वेंट्री इंश्योरेंस कवर्स यू अगेंस्ट डैमेज टू your inventory, usually including electronics and computers. Thus insurance cover you, for example, in the event of the fire, water damage, vandalism or theft. तो आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है, फायर का, आग लग जाने का, वाटर से डैमेज होने का, वैंडलिज्म, अगर आप उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का उसके लिए, उस पार्टिकुलर इवेंट के लिए अगर इंश्योरेंस निकलवाते हैं तो वो उसका क्या करते हैं, जितना भी उसको मतलब हमें रिटर्न करते हैं, पे करके देते हैं, उसको ठीक करके देते हैं। तो वो क्या रहता है, एक हमारे लिए क्या होता है, तरह से सेफ्टी हो जाती है हमारे लिए कि अगर लॉस भी होगा तो हमें कुछ तो उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपने उस प्रोडक्ट का, पार्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकलवा लेते हैं ताकि वो लॉस से बच सके। अगर उन्हें लॉस भी हो तो वो उसका जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी से करवा सके, इसीलिए क्या करते हैं वो लोग अपना इंश्योरेंस निकलवाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अनइंश्योर्ड गुड्स। अनइंश्योर्ड गुड्स क्या होता है गाइस, मैंने अभी बताया आपको, जो इसका इंश्योरेंस निकालते हैं जिस गुड्स का, वो इंश्योर्ड गुड्स होता है, और जिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हम नहीं निकलवाते वो होता है अनइंश्योर्ड गुड्स। कि ये क्या होता है, नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ अनइंश्योर्ड गुड्स। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। गाइस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो आप लोग को पता ही होगा, आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट मतलब वो होता है जब अपनी टेरिटरी से बाहर कोई कंट्री में प्रोडक्ट या कुछ भी हम लोग भेजते हैं अदर कंट्रीज़ में, वो होता है एक्सपोर्ट। और अदर कंट्रीज से जब हमारी कंट्री में क्या कोई भी सामान या कुछ भी आता है तो वो इंपोर्ट होता है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आपको पता है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है हमारे कंट्री में, तो वो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। तो वो जो ड्यूटी मतलब वो जो उस पर गुड्स पे टैक्स लगता है वो सब पे, तो वो जो जीएसटी वो सब रहती है उस पे उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये सब बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज कंसिस्ट ऑफ जनरल और स्पेसिफिक टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज दैट बिकम पेएबल व्हेन द गुड्स लीव द economic territory or when the services are delivered to non-residents. Profits of export monopolies and taxes resulting from multiple exchange rates are excluded. तो वो जो एक्सपोर्ट होता है उस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है वो होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब हम लोग को उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। Now import duty, whenever we import any things, goods or product from other countries to our country, दैट एट दैट टाइम जब हम कोई टैक्स पे करते हैं तो वो होती है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ अ टैक्स कलेक्टेड ऑन इम्पोर्ट एंड some exports by a country's customs authorities. A goods value will usually dictate the import duty depending on the context. Import duty may also known as custom duty. import duty को custom duty भी बोला जाता है, टैरिफ, import tax और import tariff।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट करते वक्त जो टैक्स लगता है वो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है, एंड एक्सपोर्ट करते समय जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। तो ये ड्यूटी पे किया जाता है, वो गवर्नमेंट लेती है। अ, उसके बाद अब आपको तो सबको समझ में आ गया होगा, जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताया, आप बहुत ही ईज़ी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है ये सारे टर्म्स को समझने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई फॉर दैट मैसेज। एंड आगे अगर और भी वीडियोस बनाऊंगी, प्लीज़ सपोर्ट मी टू मेक मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।